वेलकम टू गोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स। डियर स्टूडेंट, आज के इस अपने लेक्चर नंबर 7 के अंदर हम यूनियन बजट का जो पार्ट रह गया है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। राइट, तो देखिए हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर कल वाले वीडियो में हमने डिमांड फॉर ग्रांट और फाइनेंशियल बिल के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो FRBM एक्ट के ऊपर। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डियर स्टूडेंट। जो भी आप एग्ज़ाम देंगे उसके अंदर FRBM से रिलेटेड, और अब जो FRBM में चेंजेस हुए हैं, जो गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस आई है, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रही है। और नेट के अंदर पिछली बार ही एक क्वेश्चन पूछा है FRBM के अंदर जो मिड टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट्स आती है उसके अंदर से। और इसके साथ में जो इसके MCQs हैं वो हम हमारी वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे। साथ में 10 मॉक टेस्ट जो है NTA की फॉर्मेट में वो भी वहाँ पर डाल दिए गए हैं। तो जो भी स्टूडेंट है वो वहाँ पर जाके अपना रजिस्टर करके और मॉक टेस्ट दीजिएगा। जिसके भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो मैसेज डालिएगा व्हाट्सएप नंबर पे, हमारी टीम जो है उसको रेक्टिफाई कर देगी। राइट, तो देखिए आज हम अगर डिस्कस करें फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट के बारे में, तो डियर स्टूडेंट इस एक्ट के बारे में डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि देखिए आप 1992 से लेकर के और 2000 वाले पीरियड को देखिएगा। ये वाला पीरियड, यहाँ पर गवर्नमेंट का जो है वो डेट टू GDP रेशियो बहुत ज़्यादा रहा है, लगभग 80 के आर बार पहुँच गया है ना। डेट टू GDP रेशियो बहुत ज़्यादा रहा। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि इन इंडिया द बोरोइंग लेवल फॉर हाई, इससे इस पीरियड के लिए बोरो जो पीरियड है वो हाई रहा। इसमें जब बोरो करते हैं तो वाजिब सी बात है, आपको पता है हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट हाई होगा तो वाजिब सी बात है कि हमें डेट ज़्यादा लेना पड़ेगा। राइट, जो बोरो ज़्यादा करना पड़ेगा। तो वो इंडिया का बहुत हाई रहा इस पीरियड के अंदर। तब क्या हुआ है कि कुछ इकोनॉमिस्टों ने डिस्कस करना स्टार्ट किया कि इंडिया का अगर इतना हाई जो है वो डेट टू GDP रेशियो रहेगा तो आगे आने वाले पीरियड के अंदर इंडियन इकोनॉमी जो है वो स्टेबिलिटी के अंदर नहीं जाएगी। क्यों? देखिए, जब गवर्नमेंट का डेट हाई होता है तो एक तो प्राइवेट प्लेयर्स जो होते हैं उनके लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा कम बचता है इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट जो है पब्लिक की सेविंग को गवर्नमेंट उठा लेती है, कॉर्पोरेट सेविंग जो भी सेविंग होती है उसको गवर्नमेंट यूज़ कर लेती है। तो जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट आता है वहाँ पर पैसा फंड जो है वो कम बचता है। दूसरा एक प्रॉब्लम ये होता है कि गवर्नमेंट जितना भी स्पेंडिंग करती है वो अगर प्रोडक्टिव साइड करे फिर भी ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग मोस्टली रहा उस पीरियड में वो डिमांड साइड स्पेंडिंग रहा। उसकी वजह से कंट्री में हाई इन्फ्लेशंस रहा, और इन्फ्लेशंस हाई की वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है इकोनॉमी में कि एक्सपोर्ट डाउन हो जाता है, करेंसी भी डाउन जाती है, गरीब और अमीर के बीच में जो खाई है वो बढ़ने लगती है। और एक दूसरी प्रॉब्लम्स और जो मेन कंसेप्ट है वो ये कि जब से जैसे जैसे इकोनॉमी का फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है और डेट GDP पे बढ़ता है और इन्फ्लेशन बढ़ता है तो जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं इंटरनेशनल, वो हमारी रेटिंग जो है वो गिरा देती है। वाजिब सी बात है, जब किसी भी कंट्री के अंदर अगर फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो वाजिब सी बात है कि वो कंट्री जो है वो इकोनॉमिक्स के ऊपर सेट नहीं बैठती है। जैसे तुमने वेनेजुएला का देखा होगा, हाई फिस्कल डेफिसिट, हाई इन्फ्लेशन, इसका मीनिंग सप्लाई साइड प्रॉब्लम है और डिमांड साइड बूस्ट किया जा रहा है लोगों के धैर्य को बनाए रखने के लिए। इसका मीनिंग वो कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी नहीं है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी या स्टेबल इकोनॉमी वही होती है जो सप्लाई साइड को बेटर करके चलती है। राइट, तो मेरे कहने का मीनिंग यहाँ पर ये है डियर स्टूडेंट कि जब भी किसी भी कंट्री में हाई इन्फ्लेशन और हाई फिस्कल डेफिसिट्स होता है तो उनके अंदर बहुत सारी और प्रॉब्लम्स जनरेट होने लग जाती है, जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। तो आप केस स्टडी भी देख सकते हैं कि 2012-13 का जो पीरियड था उसमें ये ऐसा ही स्ट्रक्चर हुआ। इन्फ्लेशन डबल डिजिट में चली गई, फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा था, रुपया जो है वो डाउन जा रहा था। तो उसकी वजह से जो प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ है इकोनॉमी की वो इफ़ेक्ट होती है, क्योंकि इंड्यूस इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं बचता। इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है तो डिमांड गुड्स की कम होने लगती है, तो इन्वेस्टर वैसे भी पैसा नहीं इन्वेस्ट नहीं करता है क्योंकि इकोनॉमी में डिमांड नहीं है। राइट, तो जब इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, तो इकोनॉमी जो है वो बेसिकली उठेगी नहीं। क्योंकि आप देख चुके हैं कि गवर्नमेंट का जो परसेंटेज है वो मोर और लेस 10% से 12% एग्रीगेट डिमांड जो हमारी C+I+G होती है उसमें C का लगभग 60% होता है और I का लगभग जो हमारा है वो
आई का लगभग हमारा 30% के नियर अबाउट होता है और जी जो है वो 10 से 12 के नियर अबाउट होता है। तो मेरे कहने का मीनिंग है कि इकॉनमी का जो लीडिंग सेक्टर है वो हमारी इकॉनमी जहाँ से उठती है वो आई से उठती है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट से, राइट। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब इंडियन इकॉनमी के अंदर फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा होता है, रेवेन्यू डेफिसिट ज़्यादा होता है, गवर्नमेंट डेट उसके लिए उठाती है, तो इन फ्यूचर्स जो उनके इफ़ेक्ट्स हैं वो जो है वो दिखाई देने लग जाते हैं। तो इकोनॉमिस्टों ने कहना स्टार्ट किया कि आगे इंडियन इकॉनमी जो है वो प्रोडक्शन साइड से स्टेबल नहीं हो पाएगी। तो गवर्नमेंट को भी ये लगने लगा कि इवन जो डेट हो गया था उसका जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो भी पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ रहा था बार बार, तो कि ऐसा कि वो कहीं न कहीं डेट जो है वो ट्रैप में ना उलझ जाए, राइट। तो ये जैसे ही क्रिटिसाइज़ होने लगा इकॉनमी के अंदर, तो देखिएगा कि डेट ट्रैप का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि डेट ले रखा है, उसका जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो भी आपको देने के लिए मार्केट से उधार लेना पड़े, राइट। तो इसको पार्लियामेंट ने भी इस बात को फील किया और उसके ऊपर एक कानून लेके आए कि कोई भी गवर्नमेंट आती है, क्योंकि बेसिकली अगर हम 1950 के बाद 1990 तक का स्ट्रक्चर देखें तो हमारी कंट्री के अंदर एक हाई सब्सिडी और एक टाइप का सोशलिज्म, सब्सिडाइज चीज़ें प्रोवाइड करवाने का स्ट्रक्चर रहा वोटों के लिए या कुछ और भी रीजंस हैं उसके लिए। तो मेरे कहने का मीनिंग ये रहा कि डेफिसिट्स बहुत ज़्यादा, डेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, राइट। तो उसमें पार्लियामेंट को भी ये बात फील हुई कि अगर हम ये करते जाएंगे तो इकॉनमी लॉन्ग रन के अंदर स्टेबल नहीं होगी। तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने एक 2003 के अंदर फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए नाम देखिएगा, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिस्कल का मीनिंग है आपको जो रेवेन्यू आया एक्सपेंडिचर किया उन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, यानी बजट को मैनेज तरीके से करके आपको चलना होगा। तो उसका हमने FRBM एक्ट दिया। मेरे कहने का मीनिंग ये है कि इसमें गवर्नमेंट को एक कानून बनाया गया जिसके अंदर कोई भी गवर्नमेंट है वो अपनी मर्जी से एक्सपेंडिचर्स नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि देखिए अगर आपके ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं है तो आप जितना कुछ भी मार्केट से उठाओगे और लोगों को दे दोगे तो उससे तो इकॉनमी के अंदर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो गवर्नमेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न बनाया गया कि जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो एक अपने लिमिट में रहेगी खर्चा करने के अंदर, और जो भी पहले जो डेट हो गया है उसको धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न गवर्नमेंट के सामने दिया गया ताकि कोई भी गवर्नमेंट बने, चाहे किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट बने, वो लोक लुभावन यानी वोट गेन की पॉलिसी ना करके वो इकॉनमी की स्टेबिलिटी की तरफ सोचे। तो इसी के रिगार्डिंग ये FRBM एक्ट है। आपके क्वेश्चंस भी उठते होंगे कि ऐसे तो कोई गवर्नमेंट कितना भी खर्चा कर सकती है। यस, कर सकती थी, इसीलिए हमने ये एक्ट लाए कि नहीं भाई खर्चा जो है वो आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से करना होगा। तो देखिए इसके अंदर जो मेन इम्फेसिस दिया गया वो एक तो फिस्कल डिसिप्लिन के ऊपर, यानी एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के हिसाब से आपको जो रेवेन्यू आया है उसके अकॉर्डिंग खर्चा करना है। दूसरा आपको एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एंड डेट, कि जो भी आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो, रेवेन्यू आ रहा है या डेट है, उनको एक प्रॉपर चैनल से आपको मेंटेन करना है। एक्सपेंडिचर भी आपको एफिशिएंटली करना है जहाँ से प्रोडक्शन जनरेट हो, और रेवेन्यू भी आपको प्रॉपरली जनरेट करना है, और डेट का भी मैनेजमेंट करना है कि टाइम के साथ डेट जो है वो आपका कम होता जाए, राइट। तीसरा मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जो मैंने सप्लाई साइड की बात किया, इन्फ्लेशन की, जीडीपी ग्रोथ की, एम्प्लॉयमेंट की, इन्वेस्टमेंट की बात की। वाजिब सी बात है कि जब गवर्नमेंट जो है धीरे धीरे एक्सपेंडिचर अपना कम करेगी, कंसोलिडेट करेगी फिस्कल को, तो उतना ही मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी इकॉनमी में। ठीक है, वो अलग रीजंस है कि जब इकॉनमी में प्रॉब्लम्स आ जाती है तब गवर्नमेंट का रोल होता है, अदरवाइज गवर्नमेंट जो है वो बैकफुट पे होना चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर, राइट। तो देखिए आगे इसमें बात किया गया है कि फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी में बेटर कोऑर्डिनेशन का भी टारगेट लिया गया, और एक सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि वो बैलेंस बजट, यानी लॉन्ग रन के अंदर आपका रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को आप मेंटेन करोगे कि एक लिमिट से ज़्यादा जो रेवेन्यू आपके कलेक्ट हुआ है नियर अबाउट उसी के हर बार आप एक्सपेंडिचर करेंगे, राइट। हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया है कि इस देश में प्राइमरी डेफिसिट इतना बड़ा नहीं है, इस देश में एक्चुअल में फिस्कल डेफिसिट बहुत बड़ा है, यानी कि वो इंटरेस्ट पेमेंट है वो लगभग 8 लाख करोड़ रुपए इंटरेस्ट पेमेंट है, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। तो अगर हम डेट को कम नहीं करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो बढ़ता ही जाएगा। तो अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट को कम करना चाहते हैं तो हमें डेट को कम करना होगा। तो उसी की वजह से ये जो है वो एक्ट लाया गया, और यहाँ पर मैंने आपको ये जो डेटा है वो दिखा दिया है कि देखिए इस पीरियड में कितना हाई डेट टू GDP रेशियो रहा है, राइट। तो देखिए डियर स्टूडेंट,
ये जो FRBM एक्ट है ये एक्चुअल में फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा ने 2000 के अंदर इंट्रोड्यूस किया था और फाइनली इसको कैबिनेट की अप्रूवल मिली थी 2003 के अंदर, और ये जो लागू हो गया था यानी इफेक्टिव हो गया था वो 5 जुलाई 2004 से हो गया था, राइट। अब देखिएगा FRBM में प्रोविज़न क्या क्या है। तो FRBM के अंदर गवर्नमेंट जब भी बजट पेश करती है तो उसके साथ में डियर स्टूडेंट गवर्नमेंट ये भी बताएगी कि फिस्कल डेफिसिट का अगली बार कितना टारगेट है GDP का परसेंटेज में, और रेवेन्यू डेफिसिट का कितना टारगेट है, और टैक्स रेवेन्यू कितना आएगा एज ए परसेंटेज ऑफ GDP, और टोटल गवर्नमेंट की जो डेट है या आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ है वो कितनी रहने वाली है। तो इसके बारे में ये देखेगा, आने वाले पीरियड के बारे में गवर्नमेंट इसके बारे में इंफॉर्मेशन देगी पार्लियामेंट को कि हमने ये सेट किया है टारगेट, राइट। अब देखिए यहाँ पर एक बात और लिखा है कि इस फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट में जो हमारा बजट पेश होता है जिसको हम बेसिकली एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं आर्टिकल 112 के अकॉर्डिंग, उसके साथ में 3 स्टेटमेंट और भी जारी की जाती है। वो जो है वो FRBM की रिकमेंडेशंस है। वो जो फर्स्ट है वो मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजिक स्टेटमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। इसके ऊपर ही आज ये लेक्चर है और आगे आने वाली स्लाइड्स के अंदर मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये जो है ये हमने बात जो है कर लिया है कि अगर गवर्नमेंट के कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है, सपोज करते हैं इकोनॉमी के अंदर कोई कोविड आ गया, डिमोनेटाइज हो गया, ग्लोबल अगर कोई अनसर्टिनिटी की वजह से ग्लोबल क्राइसिस आ गया, जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में आया था उस तरह का आ गया, तो जो गवर्नमेंट ने ये जो टारगेट सेट कर रखे हैं उनसे वो उनको एक बार होल्ड पे रख सकती है। तो ये आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, राइट। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अब अगर हम बात करें मिड टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट की, तो आपसे नेट में पूछा जा सकता है कि मिड टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट क्या होती है। तो डियर स्टूडेंट देखिए, मिड टर्म फिस्कल पॉलिसी जो स्टेटमेंट होती है उसमें यहाँ से देखिएगा एक 3 ईयर रोलिंग टारगेट होते हैं फॉर 5 स्पेसिफिक फिस्कल इंडिकेटर। देखिए कौन से इंडिकेटर, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, टैक्स टू GDP रेशियो और टोटल डेट गवर्नमेंट के ऊपर कितना है। ये जो 5 आपके फिस्कल इंडिकेटर्स है उसके ऊपर 3 साल का गवर्नमेंट आगे आने वाले पीरियड के अंदर जो नेक्स्ट 3 ईयर्स है उसके बारे में मेंशंस करेगी। वो जो पार्लियामेंट के सामने रखती है उसको हम बोलते हैं मिड टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट। तो आपको नेट के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मिड टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट क्या होती है या उसके अंदर क्या दिया जाता है, या पिछली बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि मिड टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इंडिया में लाइबिलिटीज़ कितना है। तो राइट, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब देखिएगा दूसरा जो स्टेटमेंट है FRBM के अकॉर्डिंग वो फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर मेंशंस किया है कि जो फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट्स है, फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजिक जो स्टेटमेंट्स है वो गवर्नमेंट नाम ही देखिए इसका क्या है, स्ट्रेटेजिक स्टेटमेंट, राइट। तो स्ट्रेटेजिक स्टेटमेंट का मीनिंग है कि गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट को बताती है कि इस ईयर के अंदर जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आने वाला है उसके अंदर हम कहाँ पर एम्फेसिस दे रहे हैं, पोर्ट पे दे रहे हैं, हाईवे पे दे रहे हैं, एजुकेशन पे दे रहे हैं, हेल्थ पे दे रहे हैं। तो देखिएगा इन्वेस्टमेंट ये यहाँ पर डिस्कस किया, स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट रिलेटिंग टू टैक्सेशन, एक्सपेंडिचर, लैंडिंग, इन्वेस्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसिंग, बोरो कितना क्या, गारंटीज, ये जो भी डिस्कस करती है जिस स्टेटमेंट के अंदर उसको हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजिक स्टेटमेंट। ये दोनों स्टेटमेंट क्लियर हो गई। अब देखिएगा थर्ड स्टेटमेंट मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, राइट। तो मैक्रो इकोनॉमिक जो फ्रेमवर्क स्टेटमेंट है उसके अंदर मोर और लेस आपको इकोनॉमी में ये डिस्कस किया जाता है कि इकोनॉमी में ग्रोथ इतनी होने की संभावना है। देखिएगा लिखा है इसके अंदर कि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट के बारे में डिस्कस किया जाता है कि हम जो टारगेट लेके चल रहे हैं इन्वेस्टमेंट वगैरह का, उसकी वजह से इकोनॉमी में ग्रोथ कितना रहने वाला है, स्टेबिलिटी कितनी रहने वाली है, राइट। और इसके साथ साथ ये भी डिस्कस किया जाता है कि फिस्कल बैलेंस को सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सटर्नल और इंटरनल बैलेंस जो है वो कितना रहने वाला है। तो ये 3 स्टेटमेंट को आपको पहले तो ये ध्यान करना है कि इन तीनों स्टेट्स में होता क्या क्या है, फिर हमें ये डिस्कस करेंगे कि करंट के अंदर तीनों स्टेटमेंट में क्या अपडेट्स दिए गए हैं, राइट। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अब हम फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट की ही बात करते हैं, क्योंकि ये जो 3 स्टेटमेंट थी उसके अंदर एक्चुअल में गवर्नमेंट को ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न दिया गया कि आप पार्लियामेंट के सामने
रोलिंग टारगेट रखेंगे कि तीन जो फिजिकल इंडिकेटर्स हैं उसके ऊपर कि आप कितना हर बार कम करने वाले हैं, और दूसरा आपका इफेक्ट कितना होने वाला है इन्वेस्टमेंट का उसके बारे में बताएंगे, और तीसरा जो है आप स्ट्रेटेजी के बारे में बताओगे कि कहाँ कहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, राइट, प्रॉपरली। तो वो ये जो 3 स्टेटमेंट है ये फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 के अकॉर्डिंग ही है, राइट। तो अगर हम देखें कि जब सबसे पहले 2004 के अंदर जब FRBM लागू हुआ तब क्या टारगेट लिए गए थे, तो देखिए डियर स्टूडेंट, तब जब लागू हुआ तो टारगेट लिया गया था कि फिजिकल डेफिसिट जो है वो 3% तक रिड्यूस करना है 2009 तक, मार्च 2009 तक, और हर साल यानी 2004 से लेकर के हर साल आपको 0.3% GDP के अंदर जो फिजिकल डेफिसिट है उसको कम करते जाना है, और 2009 तक कितने पे पहुंच जाना है आपको, यानी 3% पे, ये टारगेट था। रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में टारगेट था कि हर साल आपको 5%, 0.5% आपको डाउन करते जाना है, और 2009 के एंड तक आपको मार्च 2009 तक आपको पूरा एलिमिनेट कर देना है, राइट, यानी फाइनेंशियल ईयर 2008 और 9 के अंदर आपको कंप्लीट कर देना है। तो फिजिकल डेफिसिट आपको फाइनेंशियल ईयर 2008 और 9 के अंदर 3% तक ले आना है, और रेवेन्यू डेफिसिट 8 और 9 के अंदर बिल्कुल ही आपको एलिमिनेट कर देना है। इसके साथ में ये कहा गया कि सेंट्रल बैंक जो RBI से मनी प्रिंट करवा करके ले लेती है ऐसा आगे से नहीं होगा, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग ये रिकमेंडेशन दी गई कि जैसे स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो RBI से रुपए उठा लेती है प्रिंट करवा करके, ऐसा भी प्रोविज़न नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट को बोरो भी करने हैं तो मार्केट से बोरो करें। आपको भी वाजिब सी मालूम है कि जब मार्केट से बोरो गवर्नमेंट करती है तो इकोनॉमी के अंदर और प्रॉब्लम्स आने लग जाती है, जो मैंने पीछे अभी डिस्कस किया। इसलिए गवर्नमेंट को कंपेल किया गया कि आप ऐसा नहीं करेंगे, राइट। लेकिन बच्चे क्या हुआ कि जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया जो 2007-8 का, जो अमेरिका के अंदर बेसिकली हाउसिंग में एक जो प्रॉब्लम्स आ गई थी और फाइनेंशियल जो स्ट्रक्चर है वहाँ पर गड़बड़ आ गई थी, क्योंकि एक्चुअल में इंटरेस्ट रेट बहुत डाउन हो गया था, तो बैंकों ने इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा जो लोन है वो दे दिया था, तो रिस्क बहुत बढ़ गया, रिस्क और जो लोन था उसकी रिकवरी नहीं हुई, तो उसमें वो स्ट्रक्चर आपने सब जानते हैं। तो 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था उसकी वजह से इंडिया का जो US में रिसेशन आया, तो हमारा जो US के साथ है वो ट्रेड आप अच्छी तरह से जानते हैं कि लगभग अप्रॉक्सीमेटली एक्सपोर्ट जो है वो 15% है और इंपोर्ट लगभग आपका 8 to 9% के आर बार है, तो हमारा US के साथ ट्रेड सरप्लस है। और अगर US के अंदर रिसेशंस आती है तो हमारा एक्सपोर्ट गिरता है, तो उस एक्सपोर्ट अगर गिरेगा तो इकॉनमी में हमारी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए हमें इकॉनमी में जो हमारा एक्सपोर्ट गिरा उस डिमांड को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो है वो मनरेगा जैसी स्कीम चला करके ये जो एक्सपेंडिचर को इंजेक्ट किया, राइट। तो उसकी वजह से हमें एक्सपेंडिचर इकॉनमी के अंदर ज़्यादा करना पड़ा, तो हमारा जो ये टारगेट्स थे उसको एक बार होल्ड पे रख दिया गया, क्योंकि हमने पीछे डिस्कस किया है कि फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग ये प्रोविज़न है कि अगर कोई सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं ऐसे तो आप उनको होल्ड पे रख सकते हैं, राइट। उसके बाद में डियर स्टूडेंट उनके अंदर अमेंडमेंट हुआ, जब होल्ड पे रख दिया, अमेंडमेंट का मीनिंग उसके अंदर संशोधन हुआ 2003 वाले अमेंडमेंट के अंदर, और 2012 के अंदर 2 इम्पोर्टेंट कंसेप्ट लॉन्च किए गए। एक को बोला गया इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, जिसको मैंने पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि रेवेन्यू डेफिसिट माइनस कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट जिससे कोई कैपिटल, कोई प्रोडक्शन कैपेसिटी जनरेट हो रही है वो माइनस कर दोगे, तो जो बच गया है वो आपका वो बच गया जो सिर्फ और सिर्फ आप कॉन्स्पिक्यूअस कंजप्शन के लिए इकॉनमी के अंदर खर्चा कर रहे हैं, राइट, कंजप्शन साइड से, तो उसको कम करना है। तो ये जो अगर आपसे नेट में पूछा जा सकता है कि इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो कब इकॉनमी के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, तो जो 2012 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। इसी अमेंडमेंट के अंदर एक नई स्टेटमेंट भी जोड़ी गई, पीछे वाली 3 स्टेटमेंट जो थी उनके साथ में, और उसका नाम दिया गया मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अब मैं नेक्स्ट वाली स्लाइड में इसके ऊपर डिस्कस करूंगा कि मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क स्टेटमेंट के अंदर बेसिकली हम क्या डिस्कस करते हैं। जैसे हमने पीछे 3 स्टेटमेंट्स में डिस्कस किया वैसे ही इसमें भी डिस्कस करेंगे, और ये नेट में आपसे पूछा जा सकता है, राइट। तो देखिए मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क स्टेटमेंट के अंदर अगर हम डिस्कस करें तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये जो 3 स्टेटमेंट पहले पढ़ी और हमने डिस्कस किया कि जब बजट
एनुअल जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जिसको हम बजट बोलते हैं, वो जब पार्लियामेंट में टेबल किया जाता है उसके साथ ही वो 3 स्टेटमेंट दी जाती है। लेकिन ये वाली जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट हमारी उन 3 स्टेटमेंट के साथ में नहीं दी जाती, बल्कि नेक्स्ट जो सेशन आता है, जो बेसिकली मॉनसून सेशन आता है पार्लियामेंट का, उसमें इसको टेबल किया जाता है और गवर्नमेंट उसके अंदर बेसिकली ये डिस्कस करती है कि हमने जो टारगेट्स लिए हैं और इसके रिगार्डिंग जो हमारा स्ट्रक्चर चल रहा है 6 महीने के अंदर उसका, और जो टारगेट लिया है उनकी कैसी संभावना रहने वाली है, तो उसके ऊपर जो डिस्कस होता है उसको हम बोलते हैं मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, राइट। तो ये हमने यहाँ पर ये बात स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है कि इसको प्रेजेंट जो है वो बजट के साथ नहीं किया जाता है, बल्कि बजट से जो नेक्स्ट सेशन होता है उसके अंदर किया जाता है, और आप यहाँ से रीड कर लीजिएगा, राइट। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अब उसके बाद में आपको मालूम है कि 2012 के अंदर जब दोबारा से एफआरबीएम को लागू किया गया, तो अमेंडमेंट किया गया, तो एक तो आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इंट्रोड्यूस हुआ और एक जो है वो मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क स्टेटमेंट यूज़ हुआ, राइट। तो उसके अंदर जो टारगेट लिए गए वो आपके ये टारगेट थे, देखिएगा कि रेवेन्यू डेफिसिट को कम्प्लीटली आपको ख़त्म करना है 2015 तक, और हर साल कितना करते जाना है 0.5%। फिस्कल डेफिसिट को आपको 3% पे लाना है और हर साल कितने करते जाना है 0.3%। लेकिन इसके बाद में ये भी जब टारगेट पूरा नहीं हुआ, क्योंकि 2012 के अंदर फिर दोबारा से जो यूरोप के अंदर प्रॉब्लम्स राइज हो गई थी उसकी वजह से, तो 2015 के अंदर उसको दोबारा से सेट किया गया, और उसमें भी जो टारगेट ईयर है आपको वो वाला आपका 2018 कर दिया गया, ये वाला पीरियड। तो ये आपको माइंड में रखना है, राइट। लेकिन एक प्रॉब्लम और हो गई डियर स्टूडेंट कि जो टारगेट बार बार सेट किए जा रहे थे उससे गवर्नमेंट जो है वो ये समझने लग गई कि टारगेट बहुत ज़्यादा रिजिड है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, और हमें हर बार एफआरबीएम को पोस्टपोन करना पड़ रहा है, तो ये कोई प्रॉपर चैनल नहीं हुआ। तो एक ऐसा टारगेट हो जिसको आप 3 साल 4 साल में अचीव करना हो, तो फ्लेक्सिबिलिटी हो। 1 साल में अगर प्रॉब्लम्स आ गई है ग्लोबल, नेशनल, या जो भी प्रॉब्लम्स इकोनॉमी में हैपेंड हो गई है, तो उस टारगेट को आप नेक्स्ट साल, यानी जो गिवन 3 साल का 4 साल का कुछ पीरियड हो, उसके अंदर गवर्नमेंट प्रॉपरली टारगेट दिया जाए कि उसके अंदर आपको अचीव करना है, राइट। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक कमेटी बिठाई 2016 के अंदर, और वो जो कमेटी का जो चेयरमैन था वो NK सिंह कमेटी के चेयरमैन थे। तो उन्होंने जो बेसिकली जो इकोनॉमी के रिगार्डिंग टारगेट्स दिए हैं वो देखिएगा, इन्होंने फिस्कल डेफिसिट के ऊपर 3% ईयर अप टू 2020 कट 2.8% 2021 और 2023 तक इकोनॉमी का जो फिस्कल डेफिसिट है वो 2.5 तक लाने की बात कही है, रिकमेंडेशन है, राइट। क्योंकि एक इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि इस कमेटी ने जो मेनली कंसिडर किया है वो इकोनॉमी के डेट को ज़्यादा इम्फेसिस दिया है। यानी पहले के जो एफआरबीएम्स थे उन पे जो इम्फेसिस था वो आपके डेफिसिट्स के बारे में थे, लेकिन इसने जो बात किया है प्राइमरी टारगेट किसको लिया गया है फिस्कल पॉलिसी के थ्रू, डेट को, क्योंकि डेट जो है वो जीडीपी का 70% था लगभग 2017 के अंदर। इसलिए ये जो कमेटी बनी तो इन्होंने इस चीज़ को ज़्यादा देखा इस कमेटी ने कि ये 70% है, तो गवर्नमेंट को मेंशंस किया है कि आप डेट पे एम्फेसिस दीजिएगा कि डेट को रिडक्शन करना है। आप वाजिब सी बात है, जब डेट को आप रिड्यूस करोगे तो फिस्कल डेफिसिट भी कम होगा और इंटरेस्ट पेमेंट भी कम जो होएगी इकोनॉमी के अंदर, तो इकोनॉमी जो है वो अपने आप स्टेबलाइज होने लग जाएगी, राइट। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें कि मेनली जो टारगेट सेट थे वो क्या थे, तो इन्होंने अभी मैंने कहा कि डेट पे एम्फेसिस दिया, तो NK सिंह ने मेंशंस किया है कि इकोनॉमी के अंदर आपको 60% तक डेट टू जीडीपी रेशियो कितना लाना है 60 पर, उसमें टारगेट है 40% लिमिट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट का, 20% कौन लाए स्टेट गवर्नमेंट। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे वो इंडिया में इंटायरली कितना डेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना डेट है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का कितना डेट है, कौन सा डेट कहाँ से लिया गया है, यानी पूरा का पूरा जो है वो इंटायरली डेट के ऊपर क्वेश्चंस रहेगा। आज वाला जो ये लेक्चर्स है आपको मालूम है एफआरबीएम के ऊपर है, राइट। तो देखिए दूसरा इन्होंने बात किया रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में, तो इन्होंने रेवेन्यू डेफिसिट को रिड्यूस करने की बात की है 0.8% तक, कब तक 2023 तक, और मिनिमम एनुअल रिडक्शन, इन्होंने जो एनुअल रिडक्शन का टारगेट रखा है वो 0.5% रखा है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि NK सिंह ने टारगेट क्या दिया है जो एफआरबीएम के अंदर रिफॉर्म्स हैं उसके अंदर, तो आप ये बात कर सकते हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट को 2023 तक 0.8% पे लेके आना है, राइट।
अगर हम फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो फिस्कल डेफिसिट में इन्होंने जो टारगेट दिया है वो 2.5% तक लेकर के आना है और हर साल 0.3% रिडक्शन करना है। तो ये बात डियर स्टूडेंट आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा, राइट। अगर हम बात देखें कि इस FRBM लाने के बाद क्या इकॉनमी में कोई गवर्नमेंट ने माना है क्या उसकी बात को, तो आप देखिएगा यहाँ से 2008 के बाद में 2021 पर अगर आप आते हैं तो मोस्टली आप देख रहे हो ट्रेंड जो है इस स्ट्रक्चर को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बेसिकली ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था उसके बाद में ये धीरे धीरे इनका ट्रेंड क्या होता गया है, डाउन होता गया है। यहाँ पर फिर प्रॉब्लम्स बढ़ी है, उसकी वजह से वो हम आगे डिस्कस करेंगे और पीछे वाले मैंने डिस्कस भी कर चुके हैं। लेकिन अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, अब हमने बात किया कि जब गवर्नमेंट जो है वो बजट टेबल करती है पार्लियामेंट में, यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देती है, तो उसके अंदर जो है वो FRBM की 3 जो पॉलिसी है वो भी मेंशंस करती है, राइट। तो क्योंकि जो चौथी पॉलिसी है वो तो मॉनसून सेशन में देती है, यानी नेक्स्ट सेशन में देती है बजट से आगे वाले में, राइट। तो डियर स्टूडेंट जो 3 पॉलिसी देती है उसमें अब की बार क्या दिया गया है, ये भी नेट में पूछा जा सकता है। अब की बार जो है वो कोरोना की वजह से इकॉनमी के अंदर बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी है, तो जो मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट है उसके अंदर गवर्नमेंट ने कुछ भी मेंशंस नहीं किया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये मेंशन किया है इसी बजट के अंदर टेबल किया है पार्लियामेंट में कि हम जो है एन.के. सिंह की रिकमेंडेशंस है उसको लागू करेंगे। इसलिए अभी हम इस बजट के अंदर कोई क्लियरिटी से नहीं कह सकते, क्योंकि कोविड का अनसर्टिनिटी अभी मौजूद है, इसलिए हमें हो सकता है एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ जाए कल को इकॉनमी में। तो एक बार जो जैसे ही कोरोना का ये जो स्ट्रक्चर अभी बन रहा है वो क्लियर हो जाए, उसके बाद में हम फाइनली जो है वो पब्लिक के सामने और देश के सामने रख देंगे कि हमारा फिस्कल का जो टारगेट है आगे आने वाले ईयर्स के लिए जो रोलिंग 3 ईयर का टारगेट होता है उसको रख देंगे। तो अगर हम पिछले साल वाला डिस्कस करें तो देखिएगा पिछले साल वाली जो मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी, कम फिस्कल पॉलिसी जो स्ट्रेटेजिक स्टेटमेंट थी, उसके अंदर गवर्नमेंट ने ये जो इंडिकेटर्स हैं उनके ऊपर यहाँ पर ये मेंशंस किया, आप पढ़ लीजिएगा, राइट। ये टारगेट लिए गए, ठीक है। उसके बाद में बजट एस्टिमेट्स हैं वो देखिएगा, बजट के यानी 19-20 का तो ये कहा गया कि 19-20 का ये रहा, राइट। और उन्होंने ये कहा, पिछली बार की बात कर रहा हूँ मैं, जब 19-20 के अंदर जब आपका 2020 और 21 का जब बजट पेश किया जा रहा था तब आपकी बात कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि ये रहा और 21 और 22 के अंदर ये रहने की आशंका है, और आगे आने वाले 3 पीरियड के अंदर ये देख लीजिएगा, ये तो 3 साल के हो गए ना, क्लियर। तो अब देखिए डियर स्टूडेंट, अब की बार जो गवर्नमेंट ने मेंशंस किया है वो यहाँ पर ये जो बजट एस्टिमेट था ये वाले कि 21 के अंदर, क्योंकि पिछली बार गवर्नमेंट ने कहा था पिछले बजट में, कौन से वाले 2020 और 21 में, कि हमारा ये रहने के आशंका है, इतना रहने का, लेकिन वो रह नहीं पाया। तो गवर्नमेंट ने यहाँ 20-21 को दोबारा से रिवाइज कर दिया गया है और ये मेंशन किया है 2021-22 का जो बजट है उसके अंदर कि वो एक्चुअल में इतने रहे हैं। तो अब आपसे नेट में क्वेश्चंस यहाँ से पूछा जा सकता है कि रिवाइज्ड एस्टिमेट कितना है, तो आपको ये ध्यान देना है एक्चुअल में फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू दिस, और गवर्नमेंट का ये जो लाइबिलिटीज़ है ये कितना बढ़ने वाला है वो सब यहाँ मेंशन किया है, राइट। और लाइबिलिटीज़ के बारे में कोई मेंशन नहीं किया है, क्योंकि अभी अनसर्टेनिटी जो है वो पता नहीं क्या हो सकता है आगे आने वाले फ्यूचर में, इसलिए तो आप यहाँ से एक अंदाज़ा कर सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट की जो डेट की लाइबिलिटीज़ है वो इस तरह से है, राइट। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप ये भी पढ़ लीजिएगा कि आगे अब की बार ये टारगेट है और अब की बार ये इकॉनमी के अंदर रहा, और ये जो है वो टारगेट लिए गए हैं कि अगर नेट में आपसे पूछे कि बजट के अकॉर्डिंग आगे आने वाले 21-22 के पीरियड के अंदर आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट या रेवेन्यू डेफिसिट या फिस्कल डेफिसिट कितना रहने वाला है, तो आप ये कहोगे। और अगर आपको ये पूछे कि रिवाइज्ड एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 20-21 में कितना रहा, तो आप ये कहोगे, राइट। और कितना रहने वाला है 21-22 में, तो आप ये दोगे, ठीक है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमने डिस्कस किया है कि फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट ने रिवाइज करके 9.5 मेंशन कर दिया है कि अब की बार इतना रहा है, क्लियर। तो एक बात और अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ जो मैंने आपसे बात बोली है कि देखिएगा गवर्नमेंट ने FRBM को अमेंड करना है, हेंस इसकी वजह से नो फिस्कल प्रोजेक्शन फॉर द 22-23 एंड 23-24 यानी 2021
22 का जब आप बजट पेश कर रहे हैं तो 21-22 के साथ में 22-23 और 23-24 3 साल का आपको देना होता है ना, तो वो गवर्नमेंट ने अभी कुछ नहीं दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये जो स्टेटमेंट है उसके अंदर मेंशंस किया है मीडियम टर्म पॉलिसी स्टेटमेंट के अंदर कि अब की बार हम कुछ भी प्रोजेक्शंस नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमें जो एनके सिंह की रिकमेंडेशन है उसको भी लागू करना है और दूसरा अभी अनसर्टेनिटी मेंटेन है। तो आप इसको पूरी स्लाइड को पढ़ लीजिएगा, इनफ रहेगा, राइट। अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट के अंदर, तो देखिएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेम स्टेटमेंट के अंदर ये चीज़ें मेंशंस की जाती है कि जीडीपी मार्केट प्राइस पे कितना है, राइट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स कितना रहा, होलसेल प्राइस इंडेक्स कितना रहा, यानी ये जो मनी सप्लाई जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट है ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट के अंदर बताया जाता है कि इस पीरियड में हमारा ये रहा, इस पीरियड में हमारा ये रहा है, राइट। तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये हमारा जो है वो आज कंप्लीट हो गया है, लेकिन इसके अंदर ये वाले जो सेक्शंस हैं वो सेक्शन सारे इसी के बारे में एक्सप्लेन करके ज़्यादा बताते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशंस किया है। लेकिन इसके अंदर ये आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ, क्योंकि पूछा जा सकता है कि आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग स्टेटमेंट जो है बेसिकली क्या होती है। देखिए डियर स्टूडेंट, 2008 के फाइनेंशियल ईयर के बाद में गवर्नमेंट ने एक आउटकम बजट जो है वो प्रेजेंट करना स्टार्ट किया। आउटकम बजट का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि जो गवर्नमेंट जो है वो हर एक सेक्टर के बारे में, कोई भी मिनिस्ट्री है तो यहाँ पर मेंशन किया है कि आउटकम बजट ब्रॉडली इंडिकेट द फिजिकल डायमेंशन ऑफ द फाइनेंशियल बजट ऑफ ए मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट इंडिकेटिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस इन द प्रीसीडिंग ईयर। यानी कि बेसिकली गवर्नमेंट ये बोलती है कि जो भी हमने किया है उसका हर एक डिपार्टमेंट के अंदर कितना कितना एक्सपेंडिचर हुआ है और उसके आउटकम बेसिकली क्या आए हैं, ये भी इसमें डिस्कस होता है। और बेसिकली यहाँ पर भी डिस्कस होता है कि देखिए गवर्नमेंट इसमें मेंशंस करती है कि ब्रीफ इंट्रोडक्टरी नोट भी देती है, जिसमें आपको ये बताया जाता है कि हर किसी डिपार्टमेंट के अंदर गोल क्या सेट किया गया, पॉलिसी क्या सेट की गई, बजट कितना दिया गया, स्कीम वाइज कितना एक्सपेंडिचर किया गया, राइट। तो ये सारा जो देता है वो इसी के अंदर देता है। और तीसरा आपको इसके अंदर नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर वुमेन के SC ST बेनिफिशरी के बारे में और नॉर्थ ईस्ट रीजन के बारे में सेपरेटली देश की जनता के सामने इस स्टेटमेंट के अंदर रखा जाता है कि हमने जो इकोनॉमी के अंदर बजट डाला है उसके इसी सेक्शंस के ऊपर क्या क्या इफेक्ट हुए हैं। तो ये हमारा फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट था। और डियर स्टूडेंट, ये इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, और मेरे को नहीं लगता है कि अब के इसके अंदर आपके कोई कंसेप्ट रहा है, राइट। तो इसके जो आप क्वेश्चंस हैं वो भी अटेम्प्ट कीजिएगा और इस PDF को पूरा रीड भी कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।